आप सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में हम जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक में मिल जाएगी। वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक एवं विमाएं भाग 2। भाग 1 हम इससे पहली वाली वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे त्रुटियों का संयोजन योग में, अंतर में, गुणा में, भाग में, घात में, फिर सार्थक अंक और संख्याओं का निकटन। अपना टॉपिक है त्रुटियों का संयोजन। क्या होता है? जब कोई भौतिक राशि एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। जैसे एक भौतिक राशि जैसे ले लो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे, क्या बोल रहे हैं? जब कोई भौतिक राशि एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो उन भौतिक राशियों में मापन में तो उन भौतिक राशियों के मापन में होने वाली त्रुटियां संयुक्त रूप से इस भौतिक राशि की त्रुटि का निर्धारण करती हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। एक बार फिर से, जब कोई भौतिक राशि एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो उन भौतिक राशियों के मापन में होने वाली त्रुटियां संयुक्त रूप से इस भौतिक राशि की त्रुटि का निर्धारण करती है। तो इसको क्या बोलते हैं? त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। विभिन्न गणितीय संक्रियाओं में त्रुटियों का संयोजन निम्न प्रकार होता है। विभिन्न गणितीय संक्रियाओं में त्रुटियों का संयोजन निम्न प्रकार होता है। फर्स्ट है योग में। क्या है? योग में मतलब इन सम। ठीक है, माना दो भौतिक राशियां ले ली, ए और वी। माना दो भौतिक राशियां ए और वी के मापित मान क्रमशः ए प्लस डेल्टा ए, बी प्लस डेल्टा वी हैं, जहां डेल्टा ए व डेल्टा वी निरपेक्ष त्रुटियां। क्या बोल रहे हैं? माना दो भौतिक राशियां ए व वी हैं, इनके मापित मान क्रमशः ए प्लस डेल्टा ए व बी प्लस डेल्टा वी है, जहां डेल्टा ए व डेल्टा वी निरपेक्ष त्रुटियां हैं। ठीक है, अब इन सब में क्या करेंगे? इन भौतिक राशियों का योग z बराबर मान लेंगे a प्लस वी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? डेल्टा z ज्ञात करना है। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z ज्ञात करना है। तो मान लेंगे इसकी भी क्या है? मापित मान z प्लस डेल्टा z। इसका रख देंगे मापित मान a प्लस
डेल्टा ए प्लस बी प्लस डेल्टा बी। ठीक है, सॉरी प्लस माइनस आएंगे, ये दोनों प्लस माइनस आएंगे सब। ठीक है, ए और बी भौतिक राशियां हैं, इनके मापित मान क्रमशः ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी है। यहाँ डेल्टा ए व डेल्टा बी निरपेक्ष त्रुटियां हैं। इन भौतिक राशियों का योग क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए प्लस डेल्टा बी या डेल्टा जे जेड ज्ञात करना है। तो जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इसको खोल देंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ए भी साथ में लिख दो, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये है जेड प्लस डेल्टा जेड, ये वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, जेड की हो गई। तो इसको क्या लिख देंगे, जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा जेड बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, अतः अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी, अतः अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, ये प्लस माइनस साथ में आएंगे यहाँ पे, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये हो गया अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि बराबर डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ गया। ये कैलकुलेट किया था प्लस में, इसको इसके साथ ए भी लिख दिया था और ये आ गया था। सिमिलरली इस पे एक क्वेश्चंस देखो, यदि दो प्रतिरोधों R1 बराबर 100 प्लस माइनस 2 ओम तथा R2 बराबर 70 प्लस माइनस 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको जैसे R1 बराबर दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 2, इसको कैसे पढ़ सकते हैं, R1 बराबर R1 प्लस माइनस डेल्टा R1। ठीक है, इसको और R2 बराबर दिया हुआ है 70 प्लस माइनस 5 ओम। ठीक है, ये दोनों हो गए। तो दो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2, क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, अब देखो क्या होगा, R1 बराबर कितना है 100 प्लस माइनस 2 प्लस R2 बराबर 70 प्लस माइनस 2। तो इसको इसके साथ लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 100 प्लस 70 प्लस माइनस, ये 5 है यहाँ पे, 2 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 170 प्लस माइनस 7 ओम। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये समझ में आया क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इस पे, तो यानी संयोजन की तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रुटियों का संयोजन अंतर में कैसे होता है वो देखते हैं इन डिफरेंस। इसमें माना दो भौतिक राशियां ए व बी हैं, इनके मापित मान क्रमशः ए प्लस डेल्टा ए तथा बी प्लस डेल्टा बी हैं। यहाँ डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, निरपेक्ष त्रुटियां। ठीक है, उनकी क्या हो गई, ये निरपेक्ष त्रुटियां हो गई। अब अंतर में कैसे लिखेंगे, जेड बराबर ए माइनस बी। ठीक है, तो ए क्या वैल्यू रख दो, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो इसको खोलेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी, इसका इसमें होगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा ऊपर और माइनस का ये नीचे प्लस आ जाएगा, ये डेल्टा बी
इसको इसके साथ लिख देंगे, ए के साथ, ए माइनस वी, ठीक है। अब ये ऐसे ही लिखा रहने देंगे, प्लस माइनस ए और माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा वी, ठीक है। अब ये क्या हो, इसको लिख देंगे जेड प्लस डेल्टा जेड, और यहाँ पे चलेगा ये जेड प्लस डेल्टा जेड। ए माइनस वी इक्वेशन फर्स्ट नंबर दे देंगे तो यहाँ से आ जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा वी, जेड से जेड एक कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा वी, ठीक है। अब अतः अधिकतम संभव त्रुटि, अतः अधिकतम संभव त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा z बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। देखो यहाँ माइनस हो रहा था, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये कैलकुलेशन समझ में आ गई। ए को ए के साथ ये माइनस का बी आ गया, माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया तो ऊपर माइनस प्लस नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इट इज वैसे ही लिख दिए और इसको ऐसा लिख दिया, अतः अधिकतम संभव त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। अब एक इस पे एग्जाम्पल देखो, पानी का प्रारंभिक ताप 25.3 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अंतिम ताप 72.4 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया जाता है। पानी के ताप में वृद्धि की गणना कीजिए। यहाँ क्या दिया है, प्रारंभिक ताप, पानी का प्रारंभिक ताप दिया हुआ है तो इसको मान लेंगे थीटा वन बराबर दिया हुआ है 25.3 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। अब अंतिम ताप को क्या मान लेंगे, थीटा 2 मान लेंगे, तो ये है 72.4 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब क्या, ताप में वृद्धि की गणना करना है, तो वृद्धि निकालनी है, ताप में वृद्धि, ठीक है। तो क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, ये थीटा 2 क्या ज़्यादा है और थीटा 1 यानी अंतिम ताप में से प्रारंभिक ताप को घटा देंगे तो ये ताप में वृद्धि की गणना हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे निकाल देंगे, थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो इसको लिख दो 72.4 प्लस माइनस 0.3 माइनस 25.3 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। तो ये वाले टर्म क्या हो जाएंगे, ये तो सिंपल लिख दो 72.4 माइनस 25.3, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.3 माइनस प्लस 0.2, तो ये तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 47.1 और प्लस माइनस ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 0. ये यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस हो गए और ये क्या हो गए, ऐड हो गए, तो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। त्रुटियों का संयोजन गुणा में, ठीक है। इसमें भी माना दो भौतिक राशियां ए व बी हैं, इनके मापित मान क्रमशः ए प्लस डेल्टा ए तथा बी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए तथा बी प्लस माइनस डेल्टा बी है, जहाँ डेल्टा ए व डेल्टा बी उसकी निरपेक्ष त्रुटियां हैं। इन राशियों का गुणा तो z इज इक्वल टू ए इंटू वी हो जाएगा, तो इसमें डेल्टा z ज्ञात करना है, गुणा में डेल्टा z ज्ञात करना है, तो ठीक है। तो इसको लिख देंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये देखो, इसका इसमें करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए डॉट डेल्टा बी, फिर
इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस बी डॉट डेल्टा ए, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। समझ में आया? ठीक है, इसका इसमें किया ए बी, इसका इसमें किया तो ए डॉट डेल्टा, ये प्लस माइनस आएगा ए डॉट डेल्टा बी, इसका इसमें करेंगे बी डॉट डेल्टा ए, और इसका इसमें करेंगे तो डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी। ठीक है, अब दोनों पक्षों में z इज इक्वल टू ए बी से भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा z अपॉन जेड प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे ए बी से आ जाएगा ए बी अपॉन ए बी प्लस माइनस ए डॉट डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस माइनस बी डॉट डेल्टा ए अपॉन ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए डॉट डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, तो यहाँ का बचेगा 1 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस माइनस यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा वी अपॉन वी प्लस माइनस यहाँ वी से वी कैंसिल हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा अपना डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा वी अपॉन वी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए डॉट डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, अब देखो चूंकि डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा वी अपॉन बी, चूंकि डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन वी के मान क्या है, बहुत ही कम है, अत्यंत ही कम है, अतः उनका गुणनफल बहुत कम होगा, अतः इस टर्म को क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे या छोड़ देने पर। तो इस टर्म को छोड़ देने पर क्या हो जाएगा अपना, देखो क्या लिख देंगे इसको, इस टर्म को छोड़ देंगे तो डेल्टा जेड अपॉन जेड। ठीक है, एक मिनट, ये जो अपना है यहाँ पे ये प्लस माइनस लेके चले थे, ठीक है, ये भी प्लस माइनस आएगा साथ में, तो ये प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा वी अपॉन बी। तो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि क्या आ जाएगी, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, ये हो गई अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि। समझ में आया क्या किया अपन ने, सबसे पहले ए जेड इज इक्वल टू ए बी, इनका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद जेड इज इक्वल टू ए बी, जेड का इस साइड और ए बी का इस साइड सभी टर्मों में भाग दे दिया, तो भाग दे दिया जिससे जो कट गए। ठीक है, फिर ये टर्म क्या बहुत ही, इसका मान बहुत ही कम होता है, तो क्या बचा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, तो डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। तो इसमें अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि क्या आ जाएगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अभी काय में देखा, योग में देखा त्रुटियों का संयोजन, अंतर में देखा, गुणा में देखा, अब है त्रुटियों का संयोजन भाग में। काय में है, भाग में। इसमें भी यही करेंगे, माना ए व बी दो भौतिक राशियां हैं जिनके मापित मान क्रमशः प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी हैं। डेल्टा ए व डेल्टा बी इनकी निरपेक्ष त्रुटियां हैं। तो जेड बराबर भाग में ए अपॉन बी भाग दे दिया, तो इसमें क्या करना है, डेल्टा जेड ज्ञात करना है। ठीक है, तो जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, इसको क्या लिख देंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी।
ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से ए कॉमन ले लेंगे। जब ए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बाहर लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में बी प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन वी। ठीक है, इसमें से यहाँ ए बाहर ले लिया, यहाँ से वी बाहर ले लिया। ठीक है, अब दोनों पक्षों में z इज इक्वल टू ए अपॉन वी का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी भाग दे दिया तो ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। ये ऊपर जाएगी तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या, एक द्विपद प्रमेय लगाएंगे। द्विपद प्रमेय के में क्या होता है, जो पावर होती है, ये पावर का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, इस यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का इसमें करेंगे तो माइनस प्लस डेल्टा वी अपॉन वी, इसका इसमें करेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, इसका इसमें करेंगे। ठीक है, क्योंकि डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी के मान बहुत कम है, अतः इनका इंटू बी मल्टीप्लाई भी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा अपना, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू माइनस प्लस डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। तो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, ये हो गई निरपेक्ष त्रुटि भाग में। और वो एक चीज और भी, ठीक है, योग में, अंतर में, गुणा में और भाग में। अब है अधिकतम, आपकी निरपेक्ष त्रुटियों का संयोजन घात में या इन पावर। ठीक है, माना z इज इक्वल टू ए की पावर n। ठीक है, तो z के मापित मान क्या हो जाएंगे, z प्लस डेल्टा z, ए के मापित मान a प्लस डेल्टा ए की पावर n। ठीक है, तो a की पावर n क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस डेल्टा a अपॉन में a की पावर n। ठीक है, अब द्विपद प्रमेय, लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ a की पावर n 1 प्लस n इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। यहाँ पे n है, द्विपद प्रमेय में क्या होता है, जो पावर होती है उसका मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, इस टर्म में आगे हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, अब देखो इसका z की पावर, z इज इक्वल टू ए की पावर n से भाग देने पर। ठीक है, तो यहाँ भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, यहाँ 1 प्लस आ जाएगा
तो 1 प्लस n डेल्टा a अपॉन a, 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, डेल्टा z अपॉन z, यहाँ प्लस माइनस आएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, सब प्लस माइनस चलेंगे यहाँ पे, n इंटू डेल्टा a अपॉन a। तो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा a अपॉन a। इस प्रकार घात वाली भौतिक राशि में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उस भौतिक राशि में भिन्नात्मक त्रुटि की n गुनी होती है। क्या है, इस प्रकार घात वाली भौतिक राशि में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उस भौतिक राशि में भिन्नात्मक त्रुटि की n गुनी होती है, जहां n घातांक है। ठीक है, अब देखो इस पर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लो z बराबर दिया हुआ है a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r हो तो डेल्टा z अपॉन z निकालो। भिन्नात्मक त्रुटि कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू p, पावर p है तो p को क्या आगे लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a, प्लस b की पावर क्या है q है तो q आगे लिख देंगे डेल्टा v अपॉन b, ये c की पावर r है, r आगे लिख देंगे डेल्टा c अपॉन c। ये हो गई भिन्नात्मक त्रुटि। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, यदि z बराबर क्या है, z बराबर दिया हुआ है a की पावर 4, b की पावर 1/3, c d की पावर 3/2, तो z की आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो आपेक्षिक त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस 1/3, पावर आगे लिखना है सब और प्लस में लिखते जाना है, डेल्टा v अपॉन b प्लस इसमें कोई पावर नहीं है तो डेल्टा c अपॉन c प्लस 3/2 डेल्टा d अपॉन d। ठीक है, ये आपकी जो त्रुटियों का संयोजन ये हो गया, जोड़ में, जोड़ में, योग में, अंतर में, गुणा में, भाग में और घात में, और उसके हमने सबके आपको क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार रिपीट फिर वीडियो देख लेना। ठीक है, अगला टॉपिक है सार्थक अंक। किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। क्या, भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया है, 318.2 ग्राम है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी, किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी यथार्थता
उसका माप उतना ही यथार्थ होगा, उसका माप उतना ही यथार्थ होगा। किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी उसका माप उतना ही यथार्थ होगा। क्या है सार्थक अंक? भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान इतना है तो अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 हो गई। सार्थक अंकों की संख्या, किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी उसका माप उतना ही अधिक यथार्थ होगा। सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए कुछ नियम होते हैं। पहला नियम है, किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर, किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर क्या होता है? सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है। सार्थक अंकों में की संख्या वही रहती है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे 1.234 और 123.4, इन दोनों में सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 4। पहला पॉइंट क्या है? किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है। तो 1.234, दूसरी संख्या 123.4, इनमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। दूसरा पॉइंट है, दो अशून्य संख्याओं के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। दो अशून्य संख्याओं के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते, दो अशून्य संख्याओं के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है? 3.3100.5, ठीक है। दो अशून्य संख्या हो गई हैं, इनके बीच के समस्त शून्य कैसे हो जाएंगे? सार्थक अंक हो जाएंगे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 5। दूसरा पॉइंट, दो अशून्य संख्याओं के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 5। थर्ड पॉइंट है, प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते, किंतु दाईं ओर के अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। तो प्रथम संख्या दाईं ओर क्या होता है? इस साइड के, बाईं ओर होता है इस साइड का, ठीक है। प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं, किंतु दाईं ओर के अंत में आने वाले सभी शून्य जैसे बाईं ओर के सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं और दाईं ओर के सार्थक अंक माने जाते हैं। अगर इस साइड वाली संख्या में शून्य होंगे, संख्या के इस साइड शून्य होंगे तो सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे, और अगर इस साइड शून्य होंगे तो सार्थक अंक माने जाएंगे। ये हो गया बाईं ओर और ये हो गया दाईं ओर। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 0.0007, ठीक है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि इस साइड शून्य है, बाईं ओर शून्य है, ये काउंट नहीं किए जाएंगे सार्थक अंक में। दूसरा है अपना पॉइंट 6.320, ठीक है। ये शून्य, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि ये शून्य संख्या के दाईं ओर है, ठीक है। दाईं ओर वाले सार्थक अंक आने वाले शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर के अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं किए जाते। जैसे अभी तक तो क्या दशमलव संख्या में देखी, दशमलव रहित संख्या के जिन संख्याओं में दशमलव नहीं होता है और जो दाईं ओर जो संख्या के इस साइड शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं माने। दशमलव रहित संख्या कौन सी होनी चाहिए? दशमलव रहित, ठीक है। तो जैसे मान लो 632 इसमें सार्थक अंक कितना हो गया? 3 हो गया। दूसरा 13200, इसमें सार्थक अंकों की संख्या भी 3 है, मतलब संख्या कौन सी है? दशमलव रहित है। तो दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। अगर 10 संख्याओं में दशमलव लगा है तो दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक में काउंट किए जाएंगे, ठीक है।
इसका एक पार्ट ये। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं यदि दशमलव रहित संख्या माप से प्राप्त होती है, यदि दशमलव रहित संख्या काय से प्राप्त होती है, माप से प्राप्त होती है, तो संख्या में आने वाले दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे यदि दो स्थानों के बीच की दूरी क्या हो गई, 200 मीटर है, ठीक है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। चौथा पॉइंट क्या है, यदि दशमलव रहित संख्या है, अगर कोई माप साथ में नहीं दी है तो इस जो दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। अगर संख्या माप से प्राप्त होती है, दशमलव रहित संख्या माप से प्राप्त होती है, तो दाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अगला आपका 5वां पॉइंट है, यदि संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, यदि संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो 10 और उसकी घात, 10 और उसकी घात को सार्थक अंक में शामिल नहीं किया जाता है, सार्थक अंक में उसकी गिनती नहीं होती है। जैसे 3.21 इंटू 10⁴, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 3 होंगे। और जैसे 4.201 इंटू 10⁶, इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 4। मतलब 10 और 10 की घात जो है वो सार्थक अंक में नहीं काउंट होगी। ठीक है, ये अगला पॉइंट। इसका 6 पॉइंट है, मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, 0.0432 मीटर बराबर 4.32 सेंटीमीटर बराबर 43 मिलीमीटर। तो इसमें क्या हो जाएगा, सार्थक अंकों की संख्या 3 हो रही है। मतलब मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपके हो गए सार्थक अंक। एक बार फिर से देख लो नियम कौन कौन थे। पहला नियम क्या होता है, दशमलव का स्थान परिवर्तित करने पर सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये आपको इसमें दशमलव सार्थक अंकों की संख्या 4 ही है। 2 अशून्य संख्याओं के बीच समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं, इसमें 5 हो गई। ठीक है, अब है थर्ड पॉइंट है आपका कि संख्या के प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक में काउंट नहीं किए जाएंगे, लेकिन दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, 4th नंबर पे है, यदि दशमलव रहित संख्या है, दशमलव रहित संख्या है तो दाईं ओर के शून्य काउंट नहीं किए जाएंगे। यदि दशमलव रहित संख्या माप से प्राप्त होती है तो दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक में काउंट किए जाएंगे। यदि 10 की घात है, ठीक है, यदि घात वाली संख्या है तो जो 10 की घात के रूप में व्यक्त, यदि किसी संख्या को मान लो 10 की घात में व्यक्त किया जाता है तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक में काउंट नहीं किया जाता है। जैसे इसमें सार्थक अंक 3 है, इसमें सार्थक अंक 4 है। अगला पॉइंट है, मात्रक बदल जाने पर उसकी सार्थक अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन सब में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। अगला टॉपिक है संख्याओं का निकटन। कई बार गणना से प्राप्त संख्या को निश्चित सार्थक अंकों वाली संख्याओं में निकटन करना पड़ता है। निश्चित सार्थक अंक वाली संख्या में निकटन करना पड़ता है। इसके निम्न नियम होते हैं। सबसे पहला है, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से अधिक है और उसके पूर्व के अंक को 1 से बढ़ा दिया जाता है। यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो उसके पूर्व के अंक को 1 बढ़ा दिया जाता है। और यदि 5 से अधिक है तो 1 बढ़ा दिया जाता है। यदि 5 से कम है तो 1 घटा दिया जाता है। 5 से कम है तो उसके पूर्व वाले अंक को अपरिवर्तित, ठीक है, रखते हैं।
क्या है, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो उसके पूर्व वाले अंक को 1 बढ़ा देते हैं। यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से कम है तो उसके पूर्व वाले अंक को अपरिवर्तित रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, संख्या दी हुई है 3.756, ठीक है। यदि देखो, यदि जो लास्ट वाला अंक है ये 5 से अधिक है, 5 से अधिक है तो ये इसको दो संख्याओं में सार्थक अंकों में निकटन करना है तो क्या करेंगे, इसका हो जाए 3.76। यदि क्या है 5 से अधिक है, ठीक है, ये 5 से अधिक है तो इसके पूर्व वाले अंक को क्या कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। और यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से कम है, मतलब 3.754, तो क्या हो जाएगा 3.75 लिख देंगे। सेकंड पॉइंट है इसमें, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 है, ठीक है, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 है और उसके पूर्व का अंक सम है, उसके पूर्व का अंक सम है तो उसे अपरिवर्तित रखते हैं। और सेकंड, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 है और इसके पूर्व का अंक विषम है तो उसे क्या कर देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लो, संख्या दी हुई है आपको 2.65, लास्ट का अंक कौन सा है, 5 है, छोड़ा जाने वाला अंक 5 हो, इसके पहले का अंक क्या है, सम है, तो इसको सार्थक अंकों में निकटन करने पर क्या हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा। अगर अगला एग्जाम्पल है 2.76, ठीक है, 2.76, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 2.75, ठीक है। देखो 2.75 में क्या हो जाएगा, छोड़ा जाने वाला अंक कौन सा हो गया, 5 हो गया, और इसके पहले वाला अंक कौन सा हो गया, विषम हो गया, तो इसको कैसे लिख देंगे, 2.8 हो जाएगी, 1 इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। दोनों रूल समझ में आ गए। पहला क्या है, सबसे पहला रूल है, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो उसके पूर्व वाले अंक को क्या कर देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया 3.756, छोड़ा जाने वाला अंक 6 से 5 से अधिक है तो इसको कैसे लिख देंगे, 3.76। यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से कम है तो इसको कुछ नहीं करते, इसको पूर्व वाले अंक को वैसे लिख देते हैं। सेकंड है, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 है और उसके पूर्व वाला अंक सम है तो उसे अपरिवर्तित रखते हैं। जैसे ये, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 है, उसके पूर्व वाला अंक विषम है तो उसे 1 बढ़ा देते हैं।